कोलकाता लेडी डॉक्टर मर्डर केस में एक के बाद एक कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। क्या ये मर्डर प्री प्लान मर्डर था? क्या इस मर्डर के पीछे 7 डॉक्टर और इंटर्न शामिल हैं? कई ऐसे सवाल हैं जो लोग पूछ रहे हैं। जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड करने आ रहे थे तब एक ब्रेकिंग न्यूज सामने आई जहां पर कहा गया कि प्रिंसिपल साहब की जो गाड़ी है उसे सीबीआई ने जब्त कर लिया है। सीबीआई समझना चाहती है कि वारदात वाली रोज प्रिंसिपल अपनी गाड़ी से कहां गए थे, क्या कर रहे थे, क्योंकि अब तक लगभग 60 घंटे से ऊपर की पूछताछ प्रिंसिपल साहब से की जा चुकी है। क्या अब निकल के बाहर आया, उसके बारे में बात करेंगे संजय रॉय के बारे में। आपने ये जाना कि संजय रॉय हत्या करने के बाद, रेप करने के बाद वापस अपने बैरक में चले जाता है, लेकिन सवाल, सबसे अहम सवाल, कि उसने अपने खून से सने कपड़े कहां धोए, कहां उसने अपने खून से सने हाथ को धोया, इसके बारे में बात करेंगे डिकोडिंग क्राइम के अंदर। बात करेंगे प्रिंसिपल रूम से एक सीक्रेट कॉल जाती है कोलकाता पुलिस को। प्रिंसिपल साहब खुद मौका वारदात पे मौजूद थे। वो दूसरा शख्स कौन था जो चुपचाप एक कोलकाता पुलिस को फोन करता है प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर से? बेहद ही हैरान करने वाली ये कहानी है, सबके बारे में बात करेंगे। लेकिन इन सब के ऊपर जो सबसे अहम सवाल है कि संजय रॉय का बेस्ट फ्रेंड या कहें संजय रॉय का साथी जो कि कोलकाता पुलिस में है, वो किस कदर कैमरा देखते ही भागने लगता है, क्योंकि ऐसा लोगों का मानना है कि हो सकता है कि संजय रॉय का साथी होने के बाद संजय रॉय ने वारदात वाली पूरी कहानी, जिस रोज उसने रेप और हत्या करने के बाद ये सारी बातें उस पुलिस वाले को बताई हों। पुलिस वाला सबसे बड़ा राजदार हो सकता है खुद कोलकाता पुलिस का एक जवान या कहें एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जिसके पास पूरी जानकारी है। अब देखिए, जब हमारे कैमरा पर्सन उसकी पूछताछ करते हैं कि भैया क्या आप संजय रॉय को जानते हो, तो कैसे कैमरे को देखकर ही भागते हैं, उसकी पूरी फुटेज है। ये बकायदा सीबीआई ऑफिस में जाकर सरेंडर कर रहे हैं। उन्हें यह डर था कि अगर सीबीआई उन तक पहुंच गई तो मामला बिगड़ सकता है। मामला बिगड़ने से पहले संजय रॉय के बेस्ट फ्रेंड या कहें दोस्त जो कि कोलकाता पुलिस में है, वो जाकर सीबीआई ऑफिस में भागते हुए सरेंडर करता है। रिपोर्टर पूछते हैं कि क्या आप संजय रॉय को जानते हैं? सुनिए पहले वीडियो और देखिए कि किस कदर एक कोलकाता पुलिस का जवान भाग रहा है, फिर पूरी कहानी आपको समझाते हैं। সঞ্জয়কে কবে থেকে চিনতেন? আপনার জন্য এত ইয়ে কেন হয়েছে? সঞ্জয়কে কবে থেকে চিনেন? অনুপবাবু পড়ে যাবে অনুপবাবু একটু দাঁড়িয়ে যান পড়ে যাবেন দাঁড়িয়ে যান। অনুপবাবু বলে দিতে কি হচ্ছে? সঞ্জয়কে কবে থেকে চিনতেন? পড়ে যাবেন কবে থেকে চিনতেন? পড়ে যাবেন, আস্তে যান পড়ে যাবেন দাদা। পড়ে যাবেন, আস্তে নিচে হ্যালো तो जो अभी आपने वीडियो देखा, इसमें आप जिस शख्स को भागते हुए देख रहे हैं, ये कोई और नहीं, कोलकाता पुलिस के सिपाही एएसआई अनूप दत्ता हैं, जिन्हें सीबीआई ने समन भेजा था पूछताछ के लिए। इस पूरे केस में संजय रॉय की गिरफ्तारी हुई थी 10 अगस्त को। कोलकाता पुलिस ने उसे पकड़ा था। इसके बाद से जब सीबीआई को जांच सौंपी गई, तब से सीबीआई लगातार नई चीज़ें खोज रही हैं, कोशिश कर रही है कहीं से भी कोई ऐसा लिंक मिल जाए, कुछ पता लग जाए कि आखिर इस केस में हुआ क्या है, कि क्या अकेले संजय रॉय शामिल है या कोई और भी इस पूरे कत्ल में शामिल है। और इसीलिए जो सीबीआई है उसने संजय रॉय से जो पूछताछ की, उसके बाद संदीप घोष जो प्रिंसिपल हैं उस कॉलेज के एक्स प्रिंसिपल थे, उनसे पूछताछ की। और तो और अब जो एक नया नाम सामने आया वो है एएसआई अनूप दत्ता। और यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल, और हर किसी के जहन में यही सवाल है कि क्या एएसआई अनूप दत्ता का इस पूरे केस से कोई लिंक है, इस पूरे वारदात से कोई लेना देना है, या सिर्फ वो संजय रॉय के करीबी हैं। दरअसल जब एएसआई अनूप दत्ता को सीबीआई ने समन भेजा तो उन्हें पूछताछ के लिए जाना था,
और इसी सिलसिले में ये सीबीआई का जो कॉम्प्लेक्स है उसके बाहर जब पहुंचते हैं तो देखते हैं वहाँ पर कई मीडिया कर्मी हैं। अब मीडिया कर्मी को देखते ही ये दौड़ लगाने लगते हैं। आप देखिए किस तरीके से वीडियो में आप इन्हें साफ तौर पर देख रहे हैं कि जैसे ही एक मीडिया का शख्स इनकी तरफ आगे बढ़ता है ये भागना शुरू कर देते हैं और काफ़ी तेज़ भागते हैं, काफ़ी स्पीड में भागते हैं ताकि ये मीडिया वालों से बच सकें। लेकिन जो भी मीडिया कर्मी थे वो कोशिश करते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये संजय रॉय को जानते हैं। ये पूरी जो वीडियो है इसमें देखेंगे आप और सुनेंगे भी कि बांग्ला में बोला गया है। जो रिपोर्टर्स हैं वो बांग्ला में बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये अपना मुंह छुपाकर भागते फिरते हैं और भागने के बाद 2 पुलिस वालों को आप देखेंगे जो वहाँ पर जवान हैं उनसे इनकी टक्कर भी होती है और फिर आगे चले जाते हैं और जैसे कॉम्प्लेक्स में घुस जाते हैं वहाँ जाकर ये राहत की सांस लेते हैं। तो फिलहाल एएसआई अनूप दत्ता का इस पूरे केस में नाम सामने आ रहा है। सीबीआई ने उन्हें तलब करके बुलाया है और उनसे कई कड़े सवाल पूछे। 8 घंटे तक उनसे पूछताछ की गई है और उनसे जाना गया है कि आप हमें ये बताइए कि क्या आप संजय रॉय को जानते हैं। सीबीआई ने उनसे क्या सवाल पूछे ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप एक ये तस्वीर देखिए। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये संजय रॉय इसमें आपको सामने दिख रहा है और ये सेल्फी ले रहा है संजय रॉय और इसमें साथ ही एक दूसरे कॉर्नर पर आप देखिए आपको दिखेंगे एएसआई अनूप दत्ता। और इसी तस्वीर के तहत ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ये दोनों काफ़ी करीबी थे, क्योंकि इस पूरे केस में जब हमने इन्वेस्टिगेशन की, जब हमने पड़ताल की तो हमें पता चला कि अनूप दत्ता के बैरक का ही यूज़ करता था संजय रॉय। और इसीलिए सीबीआई ने अनूप दत्ता को बुलाया भी है कि क्या कत्ल करने के बाद, रेप करने के बाद जो अनूप दत्ता का बैरक था उसी में आकर क्या संजय रॉय सोया था। इस तस्वीर से ये चीज़ें देखी जा सकती हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि एक जो वॉलंटियर है, जो संजय रॉय 2019 में आता है, छोटा मोटा काम ढूंढता है, फिर उसे आपदा प्रबंधन समूह में सिविल वॉलंटियर बना दिया जाता है और वहाँ पर उसकी भर्ती होती है। उसको हर महीने एक भत्ता टाइप का जो एक सेट बना दिया जाता है कि आपको इतने पैसे मिलेंगे, 12,000 उतने उसे दिए जाते थे। और इसके बाद वो कोलकाता पुलिस वेलफेयर बोर्ड में भी शामिल हो जाता है। और तो और आप उसके पैट देखिए। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगाइए कि जब एएसआई अनूप दत्ता के साथ उसकी इतनी अच्छी खासी दोस्ती है तो इसी वजह से उसका जो रुतबा है वो वॉलंटियर होते हुए भी बढ़ गया। वो अस्पताल में खुलेआम घूम रहा है, कोई उसे रोक टोक नहीं रहा, यहाँ तक कि उसकी पहुँच है। आप एक वॉलंटियर की इतनी पहुँच कैसे हो सकती है, तो इस चीज़ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब बात करते हैं उन सबसे अहम सवालों की जो सीबीआई ने एएसआई अनूप दत्ता से पूछे हैं। मैं एक एक करके आपको सारे सवाल बताती हूँ। पहला सवाल जो सीबीआई ने किया है वो पूछा है कि क्या आप संजय रॉय को जानते हैं, और जानते हैं तो कब से जानते हैं। जो आपने देखा जिस तरह से वो भाग रहे हैं, रिपोर्टर्स ने भी उनसे यही सवाल करने की कोशिश की थी कि क्या आप उन्हें जानते हैं। सीबीआई ने यही उनसे पूछा। उसके बाद दूसरा सवाल जो सीबीआई का वो ये है कि संजय रॉय आपके बैरक का कब से यूज़ कर रहा है और कब से वो रहता है वहाँ पर, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि संजय रॉय इनका इतना खास हो गया कि ये अपनी ही बैरक उसको यूज़ करने के लिए देते थे। और ये सीबीआई को भी ये बात खटकी और सीबीआई ने पूछा है कि वो आपका बैरक कब से यूज़ कर रहा था, साथ ही क्या आप भी उसके साथ रहते थे। तीसरा सवाल सीबीआई का है कि अगर वो आपका बैरक यूज़ भी कर रहा था तो क्या आप दोनों साथ रहते थे, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ और हो जाती है कि अगर ये दोनों साथ रहते हैं तो हो ना हो एएसआई को कुछ तो पता ज़रूर होगा। अगला सवाल पूछते हैं कि क्या संजय रॉय ने वारदात वाले दिन आपसे बात की थी, और अगर की थी तो कितनी बार बात की, क्या बात की, ये सवाल किया गया है। साथ ही साथ संजय रॉय ने आपको वारदात के बारे में क्या कुछ बताया था, क्योंकि जब एएसआई का नाम सामने आया इस पूरे केस में तब हर किसी को ये चीज़ शक मन में आया। और तो और सीबीआई भी यही जानना चाहती है कि क्या जब एक ऐसी वारदात को उसने अंजाम दिया, संजय रॉय ने एक जघन्य घटना वारदात को अंजाम दिया, उसके बाद क्या उसने एएसआई को कुछ भी बताया, क्योंकि वो उन्हीं की बैरक यूज़ करता था। तो क्या ऐसे में कोई छोटी मोटी बात हुई, कहीं उसके मुंह से निकल गया, कुछ ऐसा हुआ जो उसने वहाँ की वारदात के बारे में आपको बताया। इसके बाद जो सीबीआई है उन्होंने अगला सवाल ये भी किया कि आप हमें ये बताइए कि संजय रॉय कैसी प्रवृत्ति का आदमी है, क्योंकि अक्सर हम जिसके साथ रहते हैं, हम जिसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताते हैं, हम उसका जो कहते हैं ना अंतर्गत नेचर, या यूँ कहें कि उसके मन में क्या चल रहा है, वो कैसे रहता है, वो कब क्या सोच रहा है, हमें पता लगना शुरू हो जाता है। तो वही वो सीबीआई जानना चाहती है कि आप उनके साथ लगातार रह रहे हैं, आपकी अच्छी खासी दोस्ती है, तो आप हमें बताइए कि वो किस मेंटेलिटी का आदमी है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, वो कैसी उसकी प्रवृत्ति है। अगला सवाल जो है सीबीआई ने ये भी किया है कि क्या वारदात वाली रात में संजय ने बैरक में शराब पी थी। ये सबसे अहम सवाल है, क्योंकि कई सारी चीज़ें, कई सारे स्टेटमेंट आ रहे हैं जो आगे हम आपको बताएंगे कि कत्ल से पहले संजय रॉय ने क्या क्या किया था। लेकिन यहाँ पर सीबीआई का एक सवाल है कि क्या बैरक के अंदर उसने शराब पी, और क्या आपने भी उसके साथ शराब पी। इसके अलावा संजय को लेकर सीबीआई ने एक सवाल और पूछा कि क्या वो हिंसक स्वभाव का है, लोगों को मारता पीटता है, क्योंकि संजय पे कई तरीके के आरोप लगे हैं कि वो अपनी जो बीवियां रहीं उसकी 3 उनको मारता पीटता था।
जो चौथी बीवी रही उसकी कैंसर से मौत हो गई, लेकिन 3 बीवियों को काफ़ी मारता पीटता था, जिसके लिए उसी के ऊपर एक थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी। अगला सवाल सीबीआई का था कि संजय का अस्पताल में क्या काम था। वो तो वॉलंटियर के तौर पर आपने उसे जिम्मेदारी दी थी आपदा प्रबंधन की, तो ऐसे में उसका अस्पताल में आना जाना क्यों था। और इसी में सीबीआई ने जोड़ते हुए एक सवाल ये भी पूछा कि अगर अस्पताल में उसका आना जाना था तो आपने कभी रोक क्यों नहीं लगाई। आप एएसआई थे, वो आपकी बैरक में रहता था, आप अगर इतना कुछ जानते थे तो आपने उसके आने जाने पर अस्पताल में इतनी रोक क्यों नहीं लगाई, वो ऐसे ही कैसे चला जाता था। अगला, क्या संजय अस्पताल में लाइसेंसिंग का काम करता था, क्या उसके अस्पताल में मजबूत पैठ थी, ये भी एक अहम सवाल है। जैसे हमने आपको बताया कि वो एक तरीके से दलाली का काम करता था, जो पेशेंट्स होते थे जिनकी भर्ती नहीं हो पाती थी, जिनको कोई मदद चाहिए होती थी, उनसे वो कमीशन लेता, पैसे लेता और फिर उनकी भर्ती कराता या जो भी उनका काम होता वो करवा देता। तो ये भी सीबीआई का एक ज़रूरी काम है, क्योंकि सीबीआई को इससे पता लगेगा कि अस्पताल के अंदर किस तरह से करप्शन किया जा रहा था। अगला सवाल, जो संजय रॉय है क्या वो संदीप घोष को जानता था। सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है ये, क्योंकि कई सारी जो रिपोर्ट्स हैं उसमें बहुत तरीके की बातें आ रही हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि संजय रॉय को फंसाया जा रहा है। तो ऐसे में सीबीआई का सवाल है कि जो एक्स प्रिंसिपल जिन्होंने इस्तीफा दिया, जिनका पूरा जो नाम है वो इसमें आ रहा है, जो इस चक्कर में बदनाम हो रहे हैं आरजीकर हॉस्पिटल के, संदीप घोष, क्या वो संजय रॉय को जानते थे। क्योंकि संदीप घोष पर यह आरोप लग रहा है कि उन्होंने एक तरीके से संजय रॉय को बचाने की कोशिश की, कोई कह रहा है फंसाने की कोशिश की, उन्होंने पेरेंट्स को बहुत देर में इत्तला की। तो क्या वजह है जिसकी वजह से वो संजय रॉय को बचा रहे हैं। इसके अलावा एक सवाल और पूछा जा रहा है कि क्या संजय रॉय ने कभी आपसे संदीप घोष के बारे में कोई जिक्र किया, उनके बारे में कोई बात बताई। तो इस तरीके से सीबीआई ने सवाल दागे हैं एएसआई अनूप दत्ता से। इसी सिलसिले में सीबीआई ने आखिरी सवाल और किया अनूप दत्ता से और उनसे पूछा कि आप हमें ये बताइए कि क्या संजय रॉय ने कभी आपसे संदीप घोष के बारे में कोई जिक्र किया है। क्योंकि सीबीआई का शक है कि अगर वो अस्पताल में इस तरीके से जा रहा है, कोई रोक टोक नहीं है, तो हो ना हो संदीप घोष को कुछ तो उसके बारे में पता होगा। अब सबसे अहम बात ये कि क्या अस्पताल से किसी ने सीक्रेट कॉल किया था। क्योंकि जब 9 अगस्त को सुबह 10:53 पर जो लड़की है उसके पेरेंट्स को कॉल किया गया, तो पहले कहा जाता है कि आपकी बेटी बीमार है। उसके कुछ देर बाद एक कॉल और जाता है, सीक्रेट कॉल, और कहा जाता है कि आपकी बेटी ने मौत का रास्ता चुन लिया है। तो आखिर क्या हुआ था, क्यों ये जो स्टेटमेंट है ये काफ़ी उलझी हुई लग रही है, और कौन था वो शख्स, और क्या संदीप घोष ने कोई ऐसी मीटिंग की थी जिसकी वजह से ये पूरा केस जो है बार बार उलझता जा रहा है। देखिए, हम बात करेंगे कि किस तरीके से एक प्रिंसिपल के ऑफिस से कॉल जाता है, कौन है कॉल करने वाला, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन मैं आपको अंत तक ये ज़रूर बता दूंगा कि कौन था वो। लेकिन पहले ही जानिए, जो संजय रॉय है ये जितना आम दिख रहा है, जितना आसान दिख रहा है, ये केस उतना आसान है नहीं। दरअसल एक आदतन जो अपराधी होता है उसे नशा करके रेड लाइट एरिया में जाना, और रेड लाइट एरिया में वो अकेले नहीं गया था, उसके साथ उसी की तरह एक सिविक वाला काम करने वाला जो शख्स था, जो कोलकाता पुलिस के लिए शायद काम करता था, 2 दोस्त एक साथ जो वहाँ से लगभग 15 मिनट की दूरी पर एक सोनागाछी रेड लाइट एरिया है वहाँ पर जाते हैं। और जो संजय रॉय का जो दोस्त था, दोनों नशे में थे। संजय रॉय का दोस्त पहले चले जाता है, संजय रॉय बाहर खड़ा रहता है और तमाम जितनी भी महिलाएं या जितनी भी औरतें वहाँ से गुजर रही थी उन सबको छेड़ रहा था। लगभग ये 12 बजे की वारदात थी, जिस रोज़ उसने हत्या और मर्डर करने से ये कुछ घंटे पहले की बातचीत है ये जो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद दोनों दोस्त फिर से बाहर आते हैं, फिर से ये एक दूसरे रेड लाइट एरिया में जाते हैं। मैं आपको उस पर्टिकुलर लोकेशन बता देता हूँ। चेतला, साउथ कोलकाता में एक जगह है, चेतला वाले रेड लाइट एरिया में जाते हैं। यहाँ पर भी संजय अंदर नहीं जाता है, जो संजय का दोस्त था उस रेड लाइट एरिया के अंदर जाता है, वहाँ पे वो सारे काम करता है। यहाँ पर भी संजय रॉय बाहर खड़े होकर हर एक महिलाओं या कई औरतों को छेड़ता है। उसी में से एक वो महिला से दोस्ती करता है, उसे कहता है कि तुम मुझे अपनी न्यूड फोटोज भेजो। इसके बाद वो फोटो लेता है और देखता है, फिर वहाँ से दोबारा अस्पताल के लिए निकल जाता है। इसके बाद वो अपने दोस्त को एक उबर बाइक के ज़रिए वापस घर भेज देता है और वो उसके बाद खुद अस्पताल में मौजूद रहता है शिकार करने के लिए। एक ऐसा शैतान दो रेड लाइट एरिया से घूम कर आया था, अपने दोस्त को घुमा कर लाया था, अपने दोस्त को वापस भेज देता है। नशे में चूर शैतान अब पागल हो चुका था, और पागल इस कदर हावी था उसके अंदर कि उसे जो दिखता वो उसके साथ कुछ भी कर गुजरने को वो तैयार था। आगे की कहानी आप सबको पता है, हर किसी ने आपको बताई है। लेकिन
हम आपको जो बताएंगे वो थोड़ी सी हटकर बताएंगे। दरअसल सुबह 6 बजे पहली बार एक जो लेडी होती है वो देखती हैं कि सेमिनार हॉल में लाश पड़ी है। लाश को देखने के बाद वो हॉस्पिटल स्टाफ को बताया जाता है, तमाम लोग इकट्ठा होते हैं। उसके बाद 7 बजे प्रिंसिपल साहब को बताया जाता है कि हमने लाश देखी है और बाकायदा एक फोटोग्राफ प्रिंसिपल को भेजी जाती है। यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई। प्रिंसिपल साहब जल्दी से जल्द 8 बजे तक वहाँ पर पहुँच जाते हैं और 8 बजे के बाद प्रिंसिपल को 7 बजे पता लग चुकी थी, ये याद रखिएगा। 8 बजे खुद पहुँचते हैं और 8 से लेकर 9 बजे तक उस कमरे के अंदर 2 और लोगों के साथ मौजूद होते हैं जो उनके खासम खास थे। उनसे बातचीत करते हैं, सलाह मशवरा लेते हैं। उसके बाद फैसला करते हैं कि जो चीज़ हम देख रहे हैं इसके बारे में अब फटाफट हमें पुलिस को बता देना चाहिए। याद रखिए 6 बजे लाश को देखा गया, 7 बजे प्रिंसिपल को पता लग चुका था। प्रिंसिपल चाहते तो फौरन ही बुला सकते थे पुलिस वाले को, लेकिन प्रिंसिपल ने सोचा कि पहले मैं खुद ही मुआयना कर लूं, फिर पहले मैं खुद ही देख लूं क्या गलती है क्या नहीं है। उसके बाद वो कोलकाता पुलिस को 9 बजे बताते हैं। इसके बावजूद जब वो 8 बजे पहुंच चुके थे, 10:53 पर पहली घंटी बजती है। कहाँ पर? विक्टिम या कहें जो लेडी डॉक्टर के फैमिली के घर पर एक पहली घंटी बजती है। वहाँ पर माता जी फ़ोन उठाती हैं, उनसे कहा जाता है कि आप फटाफट आरजीकर अस्पताल आ जाइए, आपकी बेटी बहुत ज़्यादा बीमार है। फ़ोन कट, ना आगे का पता ना पीछे का पता, फ़ोन तुरंत ही काट कर रख दिया जाता है। अब यहाँ पर जिस माँ को पता लगता है कि उसकी बेटी की तबीयत खराब हो चुकी है, अस्पताल से फ़ोन आ रहा है, क्या कोई अनहोनी नहीं हो गई हो, तो माँ फ़ौरन ही दोबारा उसी नंबर पर कॉल लगाती है। फिर वहाँ से पूछती है कि बताइए कि क्या हो गया है। वहाँ से दूसरी साइड से आवाज़ आती है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है, या कहें एक मौत हो गई आपकी बेटी की, आप फटाफट आइए और बेटी की बॉडी को कलेक्ट कर लिया कीजिए। इसके बाद माँ दोबारा किसी तरीके से रोते गाते 12 बजे तक के आसपास अस्पताल पहुँचती है और देखती है कि बेटी से मिलने तक नहीं दिया जा रहा है। लगभग 3 घंटे उनको बैठाकर रखा जाता है। यहाँ तक की कहानी आपको बताती, लेकिन आपको बता दें कि जो सुप्रीम कोर्ट, जो वहाँ के स्टूडेंट्स ने साफ तौर पर बताया कि सुपरिटेंडेंट साहब ने तो कॉल किया, लेकिन उनका ये दावा ज़रूर था कि पहले जो प्रिंसिपल ऑफिस से एक कॉल किया जाता है, वो कॉल कौन कर रहा था इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन चुपचाप प्रिंसिपल अब मौका वारदात से अपने दफ्तर से फ़ोन करवाते हैं कि भैया जाके उसे बता दो कि उनके घर वालों को कि उनकी बेटी बीमार है। तो ये बीमार वाला एंगल क्यों, और उस दफ्तर के अंदर से कमांड सेंटर कौन चला रहा था, कौन डिसाइड कर रहा था कि कोलकाता पुलिस को क्या बताना है, कौन ये डिसाइड कर रहा था कि विक्टिम के घर पर क्या बताना है, क्योंकि अकेले प्रिंसिपल फैसला नहीं ले रहे थे, उनके साथ कई और लोग मौजूद थे और उनके दफ्तर में ऐसा कमांड सेंटर बना था कि किसको कॉल करके क्या बताना है, ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड कर रहा था, इसके बारे में सीबीआई जानना और समझना चाहती है। और जिसका जवाब खुद प्रिंसिपल, जो एक्स प्रिंसिपल हो चुके हैं, वो उल्टा सीधा जवाब दे रहे हैं, वो ठीक से जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और सीबीआई का जो शक है वो दिन ब दिन गहराता हुआ जा रहा है कि कहीं इस पूरे मामले में प्रिंसिपल कोई बहुत बड़ा राजदार तो नहीं, क्या कुछ चीज़ें उनसे छुपाई जा रही है कि नहीं जा रही है, इस बीच में सीबीआई खंगालना चाहती है। लेकिन हम आपसे ये ज़रूर कहेंगे कि जिस तरीके से कोलकाता पुलिस ने इस पूरे जांच का इन्वेस्टिगेशन किया, और कोलकाता पुलिस ने ही संजय रॉय को गिरफ्तार भी किया था, तब से लेकर और आज लगभग 8 से 9 दिन होने को आए हैं, सीबीआई के हाथ में एक केस आ चुका है। उसके बावजूद सीबीआई ने अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। क्या सीबीआई को कोई ऐसे ठोस सबूत नहीं मिल पा रहे हैं जिससे उस केस को और मजबूती मिल सके, जिससे किसी और पर शक गहराए? हाँ, ये ज़रूर है कि प्रिंसिपल से बार बार पूछताछ की जा रही है, लेकिन प्रिंसिपल के खिलाफ ऐसे कोई ठोस सबूत नहीं मिल पा रहे हैं जिसके लिए सीबीआई उन्हें अरेस्ट शायद अब तक ना कर पाए। अब कार को भी जब्त कर लिया गया है। लेकिन चलते चलते आपको ये भी बता दें, जो शक जो गहरा रहा है कि किस कदर संजय रॉय ने, क्योंकि संजय रॉय नशे की हालत में बहुत ज़्यादा धुत था, उसके पास इतना चूर था कि उसे समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन उसे ये याद रहता है कि मुझे ग्राउंड फ्लोर से 3rd फ्लोर पे जाना है, मुझे ग्राउंड फ्लोर के 3rd फ्लोर पे जाके सेमिनार हॉल में जाना है, सेमिनार हॉल में एक लड़की है, मुझे उसके साथ
रेप या वो हत्या कर देनी है, उसके बाद वहाँ पे जो मैंने उसके साथ मार पिटाई की होगी, मेरे शर्ट और जो मेरे कपड़ों पे खून लगा होगा, मेरे हाथों में जो खून लगा होगा, जब वो सेमिनार हॉल से बाहर आ रहा होगा, क्या अस्पताल में कोई भी ऐसा शख्स नहीं था? याद रखिए सरकारी अस्पताल है, सरकारी अस्पताल में आम प्राइवेट अस्पतालों से ज़्यादा भीड़ होती है। क्या किसी ने भी संजय रॉय के कपड़े या हाथों में खून नहीं देखा? ये कैसे पॉसिबल है कि वो इतनी जघन्य अपराध को अंजाम भी दे दे और उसके हाथ से लेकर शर्टों में कोई खून ना हो? क्या किसी ने नहीं देखा? क्या उसने सेमिनार हॉल के बगल वाले किसी वॉशरूम में जाके हाथ पैर धोए? इसके बारे में सीबीआई को जांच करनी पड़ेगी। और जो दूसरा जो सबसे अहम सवाल है वो ये है कि जब जो लेडी डॉक्टर है, कहा गया कि लेडी डॉक्टर की जो चश्मा पहना था, इस कदर उसे मारा गया कि जो चश्मे की जो कांच थी वो आंखों के अंदर चली गई। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि अक्सर जितने भी लोग चश्मा पहनते हैं, जब वो सोने की कोशिश करते हैं या रेस्ट करने की कोशिश करते हैं, वो चश्मा निकालकर साइड में रख देते हैं। क्या जो लेडी डॉक्टर उस वक्त सो नहीं रही थी, कहीं उसकी हत्या की प्री प्लानिंग किया गया? जिस तरीके से हमने आपसे शुरू में कहा, क्या ये प्री प्लान मर्डर था? क्या हम जरूरी सवाल निशान जरूर खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि चश्मा पहनकर कोई नहीं सोता और चश्मा पहनने के बाद अगर कोई किसी की हत्या कर रहा है, कहा गया कि वो नींद में थी, तो ये कहीं ना कहीं सवालिया निशान जरूर खड़ा करता है उस पूरे मौका वारदात पर। और मौका वारदात को टैंपरिंग किस तरीके से की गई, ये किसी से छिपी नहीं है। 6 से लेकर 8 बजे तक, जब तक प्रिंसिपल नहीं आए थे, तब तक तमाम लोग अंदर जा रहे थे, बाहर आ रहे थे, और यहाँ तक कि इस पूरे केस को मटियामेट किस तरीके से किया गया, खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी पूछा कि भैया बताइए पहली एफआईआर कब करवाई गई? लास्ट देखी थी सुबह 6 बजे, एफआईआर हुई है रात के 11:15 बजे, अंतिम संस्कार कब हुआ? रात के 8:30 बजे। लगभग 3 घंटे बाद एक एफआईआर करवाई जाती है। लगभग 17.5 घंटे बाद जब किसी लाश को देखा जाता है, तब पहली एफआईआर होती है। वो भी तब जब आप हर किसी को पता है कि उस लेडी डॉक्टर के साथ रेप और उसकी हत्या की गई है, उसे चोट पहुंचाई गई है, उसे मारा गया है, पीटा गया है, उसकी मुंह को दीवार पर रगड़ दिया गया है, उसके मुंह में कपड़ा ठूसा गया है। इसके बावजूद, और वो भी कोई आम लोग नहीं थे, वहां पे जितने भी खड़े लोग थे सबके सब डॉक्टर थे, सब जानते थे, समझते थे कि यहां पर एक बहुत बड़े अपराध को अंजाम दिया गया है। उसके बावजूद एफआईआर कराने में इतनी लेट क्यों हुई और पिता ने ही क्यों एफआईआर करवाई? जाहिर सी बात है रिश्तेदार हैं, तो क्या वहां पे जितने भी डॉक्टर्स थे किसी ने खुद संज्ञान नहीं लिया कि अगर ऐसा मामला है तो उसको फौरन ही एफआईआर करवाई जाए? ये तमाम जो सवाल हैं इस केस को और भी ज्यादा पेचीदा बना रहे हैं, घुमावदार बना रहे हैं। लेकिन हमारी कोशिश है कि आप तक जो भी सच्चाई हो आप तक तुरंत ही पहुंचाया जाए, और इसमें जो भी नए अपडेट्स होंगे हम क्राइम तक पर आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे।